डियर स्टूडेंट, तो अब डिस्कस करेंगे हम वाइल्ड लाइफ एंड द कंजर्वेशन के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम फॉरेस्ट एंड उसके कंजर्वेशन के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ होगी क्या, तो वाइल्ड लाइफ का मतलब नॉर्मली अगर हम बात करेंगे कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स, द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जो कहाँ पे रहते हैं, वाइल्ड में रह रहे, जंगलों में रह रहे, जिनको कल्टीवेट नहीं किया जाता, डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, द प्लांट्स एंड द एनिमल who live in forest means जो प्लांट होंगे उन्हें हम कल्टीवेट नहीं करते, अपने आप ग्रो होते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं करता है। ऐसे जो एनिमल्स अगर हम बात करेंगे जिन्हें हम क्या नहीं करते, डोमेस्टिकेट नहीं करते, अपने आप पलते बढ़ते हैं, खाते पीते हैं। हम ह्यूमन बीइंग, जैसे हम हमारे घरों में गाय ले आते हैं, भैंस ले आते हैं, वो डोमेस्टिकेट एनिमल, उनकी हम देखभाल करते हैं, उन्हें हम खाना देते हैं उसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो वो एनिमल और वो प्लांट जिनको कल्टीवेट और डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें हम क्या नाम देंगे, वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड में, जिन्हें हम डोमेस्टिकेट नहीं करते। और प्लांट जो कहेंगे उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, फ्लोरा कह देते हैं, और एनिमल्स को हम क्या कह देंगे, फौना कह देंगे। क्या कह देंगे, फौना कह देंगे। भाई जैसे जंगल है, जंगल में हमने तो बताया सारी चीजें वो पेड़ों से ही तो मिल रही थी, तो सेम वाइल्ड लाइफ के भी वही फंक्शन हो जाएंगे। भाई वाइल्ड लाइफ में भी पेड़ आ रहे हैं, हमने क्या कहा, प्लांट्स आ रहे हैं, और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, फंगस वगैरह, ये भी वाइल्ड लाइफ के अंदर, जो जंगलों के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो फ्लोरा है उससे हमें काफ़ी चीज़ें मिलती है, मेडिसिनल वैल्यू है, हमें फ्रूट्स है, फूड्स अवेलेबल है, फ्यूल, सब चीज़ें हमें किससे मिलती है, इनसे मिलती है। एनिमल्स को भी यूज़ किया जाता है, उनकी स्किन को भी। देखो, पर आज हम ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर उन्हें क्या करते हैं, पॉचिंग, उनका शिकार करते हैं, हंटर करते हैं उनका, और उसके बाद धीरे धीरे ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट आता है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म जरूरी है, ये नहीं भाई एनिमल लाइन खत्म हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रॉब्लम होती है। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो गड़बड़ा जाता है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है मेंटेन रहना उसका। ये क्या होता है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, हम आपको और एनवायरनमेंट के अंदर करवाएंगे, जो फूड चेन वगैरह आती है तो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे क्या होता है बेटा, हमारा एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो जाता है, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमें इस वाइल्ड लाइफ को क्या करना पड़ता है, कंजर्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, हमें कंजर्व करना पड़ता है। ठीक है बेटा, क्या करना पड़ता है, हमें इसे कंजर्व करना पड़ता है। आपने जो कंजर्वेशन के बारे में है, आप ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ चुके। अगर मैं बात करूं जो कंजर्वेशन के बारे में बताया गया IUCN ने, सबको पता है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। पहले कंजर्वेशन से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग NTSC में पूछी भी जाती है बेटा आपसे यहाँ पे। हालांकि ये चीज हमारी NCERT बुक में छोटी सी लिख के छोड़ दी गई है, तो हमें वहाँ पे पूछा गया है, NTSC के अंदर अलग अलग स्टेट में भी पूछा जाता है। तो पहले मैं वो चीज़ बताऊंगी, उसके बाद हम कंजर्वेशन बताएंगे। जो कंजर्वेशन हमारे हरियाणा NTSC में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान देंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, सबको पता है IUCN, बट नाउअडेज IUCN को क्या नाम दिया गया, पहले से IUCN कहते थे 1965 के अराउंड, लेकिन अब धीरे धीरे इसका नाम चेंज किया और आज की तारीख में IUCN नाम ना देके क्या कहा जाता है बेटा, बताओ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। क्या कहा जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इस चीज को याद रखनी है बेटा। अगर हम आपको बात करेंगे IUCN, क्या कहा गया था, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स को जो नाम चेंज किया गया वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा गया। हालांकि जो रेड लिस्ट जारी कर दी गई थी, रेड लिस्ट जारी की गई थी, बुक बनाई गई थी, रेड डाटा बुक, तभी तो कंजर्वेशन के विचार आए हैं कि रेड डाटा बुक बनाई गई थी। रेड डाटा बुक के अंदर की जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है,
खत्म हो चुकी है, खत्म होने की कगार पे। रेड का मतलब आप समझते हो, रेड को आता है तो खतरा, थ्रेटेंड, मतलब जो कि खत्म होने की कगार पर है। अगर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो नियर फ्यूचर में कभी भी खत्म हो सकती है। और ये भी हमारी एक ड्रॉवर है, प्रकृति में जो है ये नहीं कि भाई हम तो सर्वाइव करें लेकिन दूसरे कहीं पे भी जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इकोलॉजिकल अगर हमें बैलेंस करवाना है, अगर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा तो तबाही मच जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा। तो यही इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने एक रेड डाटा बुक बनाई, जिसके अंदर रेड लिस्ट बनाई। ये रेड लिस्ट के अंदर क्या होता है, कैटलॉग्स होती है बेटा, एक बुक होती है। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, मान लो इमेजिन करो हम कपड़े की दुकान पे गए हैं, तो पहले तो क्या होता था भैया, अब हर एक चीज की आपको कैटलॉग मिल जाती है। मिलते आप फर्नीचर शॉप पे चले जाना, प्लाई पे आपको किस तरह का फर्नीचर बनना है, प्लाई, तो आपको प्लाई नहीं दिखाएंगे, एक कैटलॉग, उसके अंदर छोटी छोटी प्लाई की वो स्ट्रिप चिपकी रहेंगी, उससे आपको पता आइडिया आ जाता है। आप किसी दुकान के ऊपर गए तो आपको क्या दिखाई देगी, कैटलॉग, उसके अंदर पिक बनी हुई होगी भाई ये सारी चीजें। तो उसको क्या होता है बेटा, दिखाना नहीं पड़ता सारी चीजें, आपको ये चीज पसंद आई तो वही चीज दिखाएगा। तो ये कैटलॉग आपको सबको पता है भाई कैटलॉग का मतलब क्या होता है। तो ये कैटलॉग बनाई गई ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, प्लांट्स एंड एनिमल्स की कैटलॉग बनाई गई जो खत्म हो गए हैं, खत्म होने की कगार पे, क्या क्या चीजें हैं। तो इस रेड डाटा बुक, रेड, हालांकि देखो ये बुक है बेटा, ये रशिया के अंदर रशियन साइंटिस्ट ने बनाई गई थी। किन्होंने बनाई थी, रशियन साइंटिस्ट ने बनाई थी, रशिया के अंदर बनाई गई थी सबसे पहले। पर इंडिया में हमारे अलग अलग सब अलग अलग किए गए हैं। तो बुक है ये रेड डाटा बुक। रेड हालांकि रेड पांडा से लिया गया है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है, कि अगर उन्होंने नियर फ्यूचर ध्यान नहीं रखा तो कभी भी खत्म हो सकती है। और रेड का सिंबल क्या होता है, डेंजर से भी होता है। डेंजर मतलब एक ये खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें बनाई गई है। तो इसने क्या बनाई, रेड डाटा बुक बनाई, जिसके अंदर रेड लिस्ट कैटेगरी है। रेड लिस्ट कैटेगरी का मतलब क्या है, इट इज अ कैटलॉग ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल व्हिच आर एक्सटिंक्ट, या कुछ भी मतलब खत्म होने की कगार पे क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरह से इस रेड लिस्ट बुक के अंदर, रेड लिस्ट डाटा के अंदर 8 कैटेगरी इंक्लूड की गई है। कितने कैटेगरीज इंक्लूड की गई है, 8 कैटेगरीज। कौन कौन सी 8 कैटेगरीज अभी मैं बताती हूँ आपको। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा, वाइल्ड लाइफ के लिए बताने के लिए कि अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा तो नियर फ्यूचर कभी भी ये खत्म हो सकते हैं, बहुत चीजें खत्म ऑलरेडी हो चुकी है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने एक रेड बुक डाटा बुक बनाई, रशियन साइंटिस्ट ने बनाई थी। इसके अंदर रेड लिस्ट कैटेगरी जारी की गई, जिसके अंदर कैमरा अलग अलग एनिमल्स एंड द प्लांट्स अलग अलग जगह के जो खत्म होने की कगार पर, उसमें मेन 8 कैटेगरीज इंक्लूड की गई है। कितनी कैटेगरीज इंक्लूड की गई है, 8। और ये भी आपको याद रखना, IUCN को आज क्या कहा जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा जाता है। और इस रेड लिस्ट के अंदर 8 कैटेगरीज है, ये याद रखना है। कितने कैटेगरीज है, 8 कैटेगरीज। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्सटिंक्ट, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो एंडेंजर्ड है बेटा, एंडेंजर्ड। फिफ्थ अगर हम बात करेंगे तो वल्नरेबल, क्या आती है, वल्नरेबल आती है। सिक्स्थ अगर हम बात करेंगे तो क्या आती है, लोअर रिस्क आती है। 7 अगर हम बात करेंगे तो क्या आती है, डाटा डेफिशिएंट आता है। 8 अगर हम बात करेंगे तो नॉट एवेलुएटेड आता है। जो रेड लिस्ट के अंदर जारी की गई है यही 8 लिस्ट है। जो थ्रेटन्ड आप बोलते हो ये सभी इसी के अंदर आ जाती है, एंडेंजर्ड के अंदर ही। मेन जैसे काफी आपने सुनी भी, थ्रेटन्ड स्पीसीज सुनी, एंडेंजर्ड है बेटा एक्चुअल में। ओके, लोअर रिस्क किस तरह की स्पीसीज आती है, वल्नरेबल के अंदर आती है। तो रेड लिस्ट के अंदर जो 8 कैटेगरीज है वो यही 8 कैटेगरीज है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है, नो स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। अब इस अर्थ पर उसकी एक भी स्पीसीज नहीं है, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। उसकी एक भी ऑर्गेनिज्म, एक भी एनिमल, एक भी प्लांट उसकी स्पीसीज का नहीं बचा हुआ है। उसे हमने क्या कहा, एक्सटिंक्ट का। डोडो बर्ड है एक, सबको पता है। मैमोथ सबसे
बड़ा एलिफेंट है जो 45 से 50,000 साल पहले रहता था, लेकिन आज नहीं इसके फॉसिल्स के हिसाब से एक्सटिंक्ट हो चुकी है स्पीसीज। तो डोडो तो नियर अबाउट ये 1980 के अराउंड ही एक्सटिंक्ट हुई है। और क्यों हुई है? इसके एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा रीजन है पॉपुलेशन। बड़ी फॉरेस्ट को कट कर दिया गया, नेचुरल हैबिटेट, और सबसे मेन बात होती है हंटिंग, शिकार। हम ह्यूमन बीइंग अपने फायदे के लिए एक दूसरे एनिमल को नुकसान पहुंचा देते हैं। हम कभी भी नहीं देखते हमारे अंदर कोई ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करेंगे बेटा, तो हमारा इनका रीजन होना हम मान सकते हैं कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न भी एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते, बीमारी भी हो सकती, कुछ भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इनका एक्सटिंक्शन होना, वल्नरेबल होना, ये सारा का सारा किसका रोल है? इसके पीछे एक ह्यूमन बीइंग, मतलब कि एक नहीं कहेंगे, ह्यूमन बीइंग्स का रोल है। आगे मेरी बात समझ में, एक्सटिंक्ट नो स्पीसीज अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, आज इस अर्थ पर उसके एक भी स्पीसीज, एक भी है इस स्पीसीज में एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट है। डोडो एंड द मैमोथ एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर आता है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या है? मतलब नॉट प्रेजेंट इन वाइल्ड बट प्रेजेंट एज डोमेस्टिकेटेड एरिया, एज डोमेस्टिकेट, मतलब वैसे तो वाइल्ड में उसकी एक भी चीजें नहीं है, लेकिन नियर अबाउट हमें से डोमेस्टिकेटेड एरियाज के अंदर वो फिर भी मिल जाती है। वाइल्ड में, फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगी। क्रो, जिसे आप क्या बोलते हो? क्रो का कौवा बोलते हो जिसे आप, हमें जंगल में देखने को नहीं मिलता है, वो वाइल्ड हो चुका है, वहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन हमें नियर अबाउट हमारे देखने को मिल जाती है। ऐसे एक पर्पल कलर का तोता है, ठीक है, हमने उसे पाल के अलग रख लिया है जी, हमने बॉटनिकल गार्डन में मिल जाएगा, अलग तरह से मिल जाएगा, जूलॉजिकल गार्डन्स के अंदर हमें एनिमल मिल जाएंगे, वो प्लांट्स मिल जाएंगे बॉटनिकल गार्डन के अंदर, लेकिन जो उनकी नेचुरल हैबिटेट थी, जहाँ जंगल था, वहाँ आज उसकी एक भी स्पीसीज नहीं। और रिसेंट में अगर मैं बात करूँ कौवे की, तो 2006 के अंदर एक्सटिंक्ट हुआ इन वाइल्ड के अंदर। तो ये चीजें ध्यान में रखना है बेटा, आप पे ऐड की गई है। एक्सटिंक्ट मतलब इस अर्थ पर ना डोमेस्टिकेटेड एरिया के अंदर, ना जंगल में, ना कहीं पर भी एक भी स्पीसीज नहीं बची उसे हमने एक्सटिंक्ट कहा। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब क्या है? उसकी एक भी स्पीसीज वाइल्ड, जहाँ उसकी नेचुरल हैबिटेट थी वहां पे नहीं है, लेकिन वहां से दूसरी जगह जरूर मिल जाता है। जैसे कि हमने उसे बेखत्म होने की कगार में थी, उसे कंजर्व करने के लिए जू के अंदर रख लिया, या फिर प्लांट था कोई बॉटनिकल गार्डन के अंदर रख लिया है, या फिर हमने अपने आसपास के इलाके में हमें देखने को मिल जाएगा डोमेस्टिकेट में, लेकिन हमें नॉर्मल उनकी नेचुरल हैबिटेट के अंदर नहीं मिलता, उसे हमने क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कहेंगे। ओके, तो ये याद रखना है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल खत्म होने की, नियर टू एक्सटिंक्ट, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, इन इमीडिएट फ्यूचर, इन इमीडिएट फ्यूचर। जस्ट अगर हमने उसका बहुत कम नंबर बच गया है कि इतनी ज्यादा उनकी शिकार कर लिया गया, हंटिंग कर ली गई है, उनका पॉचिंग शिकार कर लिया, हमने नेचुरल हैबिटेट उनकी डिस्ट्रॉय कर दी, हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया अपने फायदे के लिए, उनकी नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गई है, तो इमीडिएट फ्यूचर के अंदर ही खत्म। इमीडिएट बड़ा कल भी हो सकते, थोड़ा नहीं तो 5 साल बाद भी हो सकते, 10 साल, तो एकदम इमीडिएट फ्यूचर के अंदर ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उन्हें हमने क्या कहा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। क्या कहा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। अगर मैं इसमें एग्जांपल बताऊं, पिग्मी हॉग क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर आता है, लियोपार्ड किसके अंदर आते हैं बड़े? क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर आती है। आगे मेरी बात समझो तो इसको थोड़ा याद रखना है। पिग्मी हॉग आता है क्या आता है? पिग्मी हॉग, लियोपार्ड, इनको याद है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर आता है। बर्बेरिस आता है, ठीक है, जो क्या होता है? प्लांट से बिलोंग करता है। एंडेंजर्ड का मतलब क्या है? नियर फ्यूचर के अंदर, इमीडिएट मतलब अभी आजकल में कभी भी एक तरह का, नियर फ्यूचर मतलब 15-20 साल के अंदर क्या हो जाएगा? खत्म। मेन किस सेम वही रीजन है, कंटिन्यूअसली इनकी हैबिटेट खत्म होती जा रही है, हैबिटेट डिस्ट्रॉय होती जा रही है, लॉस ऑफ हैबिटेट। और दूसरा मेन है इनका पॉचिंग, और आप देखना कंटिन्यू शिकार किया जा रहा है। इसमें टाइगर आता है, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे लॉयन आता है, रेड पांडा आता है, व्हेल आती है, सबको पता नहीं व्हेल वगैरह किसके अंदर आती है? ये सब एंडेंजर्ड के अंदर आती है बेटा। एशियन एलिफेंट आते हैं, जो एशिया इलाके में एलिफेंट आते हैं, सब किसके अंदर आते हैं? एंडेंजर्ड के अंदर आते हैं। अगर मैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर बात करूं, तो जो कस्तूरी मर्ग होता है, ये कैस्मीर
स्लैग बोलते हैं इसे। कस्तूरी मर्ग होता है, इसके अंदर एक अलग सी स्मेल आती है। कहते हैं ना सीता ने कस्तूरी मृग के लिए राम को उसको लाने के लिए भेजा, तो वही कस्तूरी मृग बिल्कुल ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड के अंदर आते हैं। तो ये याद रखना बेटा, एंडेंजर्ड आपको नाम बस याद होने चाहिए, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी एनसीईआरटी में तो हमारा नहीं दिया हुआ है और काफी बुक के अंदर भी नहीं दिया है कि आपको नॉलेज के अंदर होना चाहिए। एंडेंजर्ड मतलब नियर फ्यूचर, इमीडिएट और नियर फ्यूचर में डिफरेंस समझना बेटा। इमीडिएट मतलब थोड़े दिन बाद भी, 1 साल भी, 2 साल 3 साल में, अगर हमने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा क्या तो खत्म हो सकते हैं, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। और नियर फ्यूचर मतलब 50-60 साल के अराउंड अगर हमने नहीं दिया तो बिल्कुल ही वो भी खत्म हो जाएंगे। और इनका मेन यही रीजन है, हैबिटेट का लॉस होना, कंटिन्यू उनका शिकार करना, पॉचिंग हंटिंग करना, ये इसके मेन रीजन है। और वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, नियर फ्यूचर तो हम नहीं कहेंगे, मतलब कमिंग फ्यूचर्स के अंदर, मैनी ईयर्स के अंदर वो क्या हो सकते हैं, खत्म। इनका नंबर लार्ज है, ज्यादा नंबर के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन वही कंटिन्यूअस इसके हैबिटेट लॉस और ये पॉचिंग और ये डिफरेंट रीजन से तो क्या होती है, इन्हें वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर रखा है। रेड पांडा तो एंडेंजर्ड के अंदर आते हैं। जेंट पांडा होता है, क्या होता है, जेंट पांडा होता है। एक होता है मकाऊ, ठीक है, एक होता है स्पाइडर, बंदर होता है मकाऊ, एक होता है स्पाइडर मंकी होता है, स्पाइडर जैसे दिखाई देता है मतलब उसका फेस का। ये सारी चीजें, जाइंट पांडा, अफ्रीकन एलिफेंट आते हैं, शार्क होती है, ये सब किसके अंदर आते हैं, एंडेंजर्ड के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, सॉरी वल्नरेबल के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं, वल्नरेबल के अंदर आ जाते हैं। लोअर रिस्क मतलब बहुत ज्यादा है, हाईली इन नंबर, ठीक है, बिल्कुल कम रिस्क उनका खत्म होने का, बट शुड पे द अटेंशन टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ भी क्या करनी है, अटेंशन रखनी है, कभी ये भी खत्म ना हो जाए। लोअर में जो हिरन आते हैं, जो नॉर्मल हाथी वगैरह है, बंदर है, तो सभी से हम लोअर रिस्क के अंदर कहेंगे। डाटा डेफिशिएंट, डाटा डेफिशिएंट का मतलब क्या है, कुछ ऐसे एनिमल है जिनका डाटा ही सफिशिएंट नहीं मिल रहा, कौन से किंगडम से है, क्या कुछ है, तो डाटा डेफिशिएंट भी इसके अंदर रखा गया है। और नॉट इवैल्यूएटेड, ये भी इसका मतलब ये है कि उसमें पता नहीं कौन से टैक्सॉन तो कोई गायब नहीं, इस तरह से ऐसी चीजों के अंदर रखा गया नॉट इवैल्यूएटेड का। तो ये सारी चीजें 8 कैटेगरी है इसकी, याद रखना। एक्सटिंक्ट बिल्कुल खत्म हो चुकी, वाइल्ड में खत्म हो चुकी है, डोमेस्टिकेटेड मिल जाती है, क्रिटिकली एंडेंजर इमीडिएट फ्यूचर के अंदर खत्म हो जाएगी, एंडेंजर मतलब नियर फ्यूचर के अंदर खत्म हो जाएगी, ठीक है। वल्नरेबल मतलब कमिंग फ्यूचर के अंदर आने वाले फ्यूचर जनरेशन जो आएंगे उन्हें बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। नंबर में तो लार्ज है लेकिन फिर भी कंटिन्यूअसली उनका शिकार किया जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसके कारण उनके धीरे धीरे नंबर कम होता जा रहा है। लोअर रिस्क मतलब इनका रिस्क बहुत ही कम है। डाटा डेफिशिएंट मतलब इनका डाटा डेफिशिएंट है, मिल ही नहीं पाए भी कि है या जो भी है, जो रीजन है उसके अंदर। और नॉट इवैल्यूएटेड, इनके बारे में भी कुछ कह नहीं सकते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये क्या जारी की गई है, लिस्ट जारी की गई है कैटेगरी, तो आपको ये याद रखना, बहुत बच्चे इसमें आ जाता है कि थ्रेटन है, ये सारी चीजें हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेड डाटा बुक 8 लिस्ट जारी की गई है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लोअर रिस्क, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या कहा बेटा मैंने, लोअर रिस्क, डाटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवैल्यूएटेड। अब हमें इन्हें कितने कम बच रहे थे, हमें कंजर्वेशन से बहुत चीजें बचाई है। आपको सबको पता, अगर हम बात करेंगे इंडिया में कुछ साल पहले ओनली 50 के अराउंड ही कह टाइगर बच गई, लेकिन आज उसका नंबर बढ़ा के 700 तक कर दिया गया है। तो ये कंजर्व किया गया, इसीलिए सारी चीजें हुई है। तो हम क्या बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बार शायद एनटीएससी में पूछा था ये एनटीएससी के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हम 2 तरह से कंजर्व करते हैं मेनली। एक को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, इनकी डेफिनेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कहा जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन। और एक को क्या कहा जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक को क्या कहा जाता है, इन सीटू कंजर्वेशन, और एक को क्या कहा जाएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब इनसाइड, और ये क्या हो जाती है, आउटसाइड। मतलब एक आप बोलते हो साइड पे जा रहा हूं मैं, साइड मतलब जगह पे, इनसाइड मतलब यहाँ पे। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन एट देयर नेचुरल हैबिटेट, जो जहां पर रह रहा है वहीं
वहीं पर उसे कंजर्व करना, मैं जंगल में है तो वहां पे उसे कंजर्व करना, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा, इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, मतलब जहाँ पे रह रहे उससे दूसरी जगह लेकर जाकर उसे कंजर्व करना। कंजर्वेशन other than their natural habitat, other than their natural habitat, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बेटा इसको जरूर याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये आती है इनकी डेफिनेशन, द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एट देयर नेचुरल हैबिटेट इज नॉन एज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडायवर्सिटी भी, क्योंकि इसमें आपको 12th क्लास में बायोडायवर्सिटी पढ़ा हुआ मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी भी, लिविंग और डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, हर एक चीज को कंजर्वेशन अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट, वहां से ले जाके दूसरी जगह पे कंजर्व करना, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक किया गया है प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर। इस प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर नेशनल पार्क आते हैं बेटा, और मतलब क्या क्वेश्चन है बताती मैं आपको, नेशनल पार्क आते हैं, और दूसरा क्या आती है, सेंचुरीज आती है। क्या आती है बेटा, सेंचुरीज आती है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आता है। क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आता है। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो सेक्रेड ग्रोव्स आती है। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, हम सारी चीजें बताएंगे। क्या आता है, सेक्रेड ग्रोव्स आती है। अगर इसके अंदर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऑफ साइड एरियाज में आती है, ऑफ साइड बोलते हैं इन्हें, ऑफ साइड प्रोटेक्शन एरिया, ठीक है। और इसके अंदर मेन आ जाते हैं, सेकंड अगर हम बात करेंगे तो सीड बैंक्स, ठीक है, जीन बैंक्स, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये चीजें आ जाती हैं आपके पास में। ऑफ साइड प्रोटेक्शन एरिया, और उसके बाद उन्होंने पार्ट्स को प्रोटेक्शन करना है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, सीड बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, सब किसके पार्ट होंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन के पार्ट होंगे। तो आपको पता है एग्जाम क्या क्वेश्चन आता है कि विच वन इज इन सीटू कंजर्वेशन, नेचुरल, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, कोई भी इनमें से दे देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इन सीटू के अंदर आया तो भाई ये नेशनल पार्क जो भी आएगा इस तरह से नहीं है, देखना तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। तो हमने क्या कहा, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब हमने क्या कहा, कंजर्वेशन एट देयर नेचुरल हैबिटेट, और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में हम क्या कर रहे हैं बेटा कि कहां पे, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट हम क्या करते हैं, उसे कंजर्व करेंगे, उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो वन बाय वन हम यहाँ पे बात करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे इन साइड कंजर्वेशन, इसका मतलब मैंने क्या कहा भाई, कंजर्वेशन एट देयर नेचुरल हैबिटेट। कहाँ पे कंजर्व करना बेटा, नेचुरल हैबिटेट पे कंजर्व करना। जैसे पहले मैंने तुम्हें इसके अंदर क्या बताए हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बताए हैं। क्या बताया बेटा मैंने, प्रोटेक्टेड एरियाज बताए हैं कि प्रोटेक्ट की एरियाज, और इसके अंदर मेनली क्या आते हैं, आता है नेशनल पार्क आता है, और दूसरी चीज क्या आती है, सेंचुरीज आती है बेटा। क्या आती है, सबने नाम सुना आपने ज्योग्राफी में, और आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, सबको पता है। एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। भाई वही जंगल में ही की जाती है, ग्रासलैंड एरिया जो बड़े बड़े हैं जहाँ पे, ठीक है, वहीं पे करवाई जाती है। तो क्या डिफरेंस होता है नेशनल पार्क और सेंचुरीज के अंदर, क्या डिफरेंस होता है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, एक बार जरूर बताएंगे सारे बच्चे, डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ठीक है बेटा, आप बताओ नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज में क्या डिफरेंस होते हैं। चलो आपने नाम तो सबने सुन रखा होगा। तो नेशनल पार्क अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे देखो, नेशनल पार्क प्रॉपरली गवर्नमेंट मेंटेन्ड एरिया होगा, प्रॉपरली गवर्नमेंट मेंटेन्ड एरिया
which is for betterment of wildlife, means वहां पे there is the prohibition of poaching, कोई शिकार नहीं करवाया जाएगा, मतलब पॉचिंग हंटिंग कोई शिकार नहीं करवाया जाएगा, सेटलमेंट नहीं होगी, क्या नहीं होगी, सेटलमेंट नहीं, कोई वहां पे रह नहीं सकता है, कल्टीवेशन नहीं होगा, मतलब कोई भी इंटरप्शन वहां पर नहीं होगी, और ओनली एंड ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल पार्क कहेंगे, क्या कहेंगे उसे हम, नेशनल पार्क कहेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, ये वो एरिया जो प्रॉपरली गवर्नमेंट मेंटेन एरिया होंगे, जो बेटरमेंट होते वाइल्ड लाइफ के लिए, किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी जाती, ना शिकार करने के लिए, ना सेटलमेंट, ना इंडस्ट्रियल, किसी को भी किसी तरह की कोई परमिशन नहीं दी जाती है बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल पार्क कहेंगे। और सेंचुरीज अगर हम बात करेंगे, देयर इज द परमिशन, वहां पे परमिशन होती है, कल्टीवेशन की परमिशन भी होती है, वहां पे सेटलमेंट की परमिशन भी होती है, लोकल पीपल वहां से कोई भी चीज ले सकते हैं, बट विदाउट एनी हार्म टू वाइल्ड लाइफ को उन्हें कोई नुकसान नहीं करना है। भाई आसपास के इलाके में जहाँ पे खाली वहां पे रह भी सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह कुछ नट्स कोई भी चीज लेनी तो ये नहीं लेना है कि पूरा का पूरा प्लांट ही काट दिया, नट्स भी टूटे हुए उन्होंने ले लिया, वो तो वैसे भी टूटने फ्रूट्स उस तरह से ले लिए, टहनियाँ लेनी है तो टहनियाँ को ले लिया, जलाने के लिए नहीं कि पूरा का पूरा पेड़ कट करेंगे, ये सारी चीज़ों को नहीं करना है। लेकिन वहाँ कल्टीवेट कर सकते हैं, सेटलमेंट कोई खाली एरिया आसपास तो वहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है, सेंचुरीज। तो याद रखना नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज में यही डिफरेंस है, यहाँ पे पूरी तरह हर चीज़ पे प्रोहिबिशन होता है, बैन होता है, कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे परमिशन तो शिकार के लिए नहीं मिलेगी, तो इसका नुकसान हो जाएगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, सेंचुरीज कहेंगे। अगर आज की डेट में हम बात करेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर 105 नेशनल पार्क 2019 तक, आपको किसी बुक में अलग डाटा मिलेगा, मैंने नेट पे सर्च करके दिया 105 है। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो 553 सेंचुरीज है हमारे इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड में हजारों के अंदर है, ठीक है, ऐसे ये भी काफी है नेशनल पार्क। और अगर हम बात करेंगे एक रॉयल पार्क सिडनी, ये काफी पुराना है, सिडनी के अंदर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पुराना रॉयल पार्क नेशनल पार्क है। और हमारे इंडिया का सबसे पहला जो नेशनल पार्क वो क्या है बेटा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के अंदर है। कहाँ पर है, नैनीताल के अंदर सबसे पुराना है। बाकी आप अपने थोड़े से याद कर लेना, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क आता है, कान्हा नेशनल पार्क आते हैं एमपी के अंदर, तो ये थोड़े थोड़े 3-4 आपको याद कर लेने हैं, पता नहीं आ भी जाए। हालांकि ज्योग्राफी से रिलेटेड आज तक इस तरह के क्वेश्चन आए तो नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको थोड़ा ये याद रखना है। ऐसे सेंचुरीज है 553, मेन आते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में ज़्यादा आते हैं। ओके बेटा, कौन सा नेशनल पार्क, इसके लिए टॉप 10 आप नेट पे सर्च करके अपना कर लेना। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए नेशनल पार्क के अंदर एंड सेंचुरीज के अंदर। क्लियर है बेटा? तो नेशनल पार्क हमने क्या कहा, पूरी तरह गवर्नमेंट मेंटेन है, वहाँ किसी भी तरह की कोई भी परमिशन नहीं दी जाती है, ठीक है। और सेंचुरीज के अंदर परमिशन दे दी जाती है, बट विदाउट एनी हार्म टू वाइल्ड लाइफ। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, मैंने क्या कहा, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, क्या कहा, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया कहा गया। ये मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज है, पहला क्वेश्चन तो यही आ गया, विच वन इज मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपर्पज किस तरह से है, इसके 3 जोन बनाए गए हैं, इसके 3 जोन बनाए गए हैं इस तरह से, ठीक है। एक एरिया के अंदर वाले जोन को क्या कहा जाता है, कोर, बीच वाले को क्या कहा जाता है, बफर कहा जाता है, और बाहर वाले को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन जोन कहा जाता है, ट्रांजिशनल जोन कहा जाता है। ये 3 जोन बनाए गए, कोर, बफर एंड ट्रांजिशनल जोन बनाए गए हैं। आउटर जैसे मैंने आप देखो सीधी सी बात छोटे छोटे घर टाइप में बना दिए,
समझ जाना कि यहाँ पे किस तरह मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए, ये खेती हो गई इस तरह से। तो कोर जोन जो है बिल्कुल नेशनल पार्क जो अंदर वाला कोर जोन है वहां पे नॉट एनी परमिशन, कोई भी परमिशन नहीं है किसी चीज के लिए भी नहीं है, नॉट फॉर कल्टीवेशन, ना कल्टीवेशन के लिए ना सेटलमेंट के लिए, किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है, मतलब कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एरिया है ये। क्या होगा, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड एरिया है जहाँ पे मेन वाइल्ड लाइफ रह रही है, एनिमल्स रह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना कोई नहीं जाना, तो वो जोन क्या कहलाया जाएगा, कोर जोन। बफर जोन भी एक तरह से प्रोहिबिटेड एरिया है जहाँ पे कल्टीवेशन की नो परमिशन ऑफ द कल्टीवेशन एंड सेटलमेंट ओनली अलाउिंग फॉर, किसके लिए अलाउंस मिलता है वहां पर, फॉर रिसर्च पर्पस, जिनको कोई रिसर्च करनी है या एजुकेशन के लिए, भाई किसी साइंटिस्ट को वहां पे एजुकेशन मतलब कुछ करना है, वहां पे रिसर्च करनी है, खाली उन्हीं को परमिशन दी जाती है, ठीक है, लेकिन वो कोई वाइल्ड लाइफ को हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बफर जोन कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, बफर जोन कहेंगे। और ट्रांजिशनल जोन होगा, मतलब यहाँ पे एज अ सेंचुरी पार्क टाइप में होगा, कैसे टाइप में होगा बेटा, एज अ सेंचुरीज टाइप के अंदर होता है, कैसे टाइप के अंदर होता है बेटा, एज अ सेंचुरीज टाइप के अंदर होता है, मतलब यहाँ पे परमिशन दी जाती है, गिव द परमिशन फॉर सेटलमेंट, रहने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, सबके लिए परमिशन दे दी जाती है, बट विदाउट एनी हार्म टू वाइल्ड लाइफ, विदाउट एनी हार्म टू वाइल्ड लाइफ। आगे मेरी बात सुनो, तो ऐसे एरियाज को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज कहेंगे, जो मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार हमारे एमटीएससी के अंदर, जो नॉर्मल स्कूल के अंदर होते हैं, कि विच जोन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड जोन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोर, एंड विच जोन इज फॉर द एजुकेशन पर्पस एंड द रिसर्च पर्पस इज यूज, तो बफर जोन हो जाएगा। ट्रांजिशनल मतलब जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकती है, सेटलमेंट हो सकती है, लेकिन हार्म नहीं पहुंचाना, वो जोन क्या कहलाया जाएगा, ट्रांजिशनल जोन। तो हमारे अगर मैं बात करूं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एरिया के तहत ये किया गया था, MABP, यूनेस्को ने ये किया था, पता होगा आपको। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे 42 के अराउंड बोलते हैं, अब तो और भी आगे 60 के अराउंड बोले हैं इसके अंदर, लेकिन हमारे इंडिया में अगर हम बात करेंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज है, पहले तक ये 14 नंबर थे। देखो इस तरह के जो डाटा मिलते हैं बुक में, और कुछ मिलते हैं नेट पे, गूगल पे और कुछ मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे रेयरली पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे, आपको बुक में हमेशा 14 बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जो फेमस है, 4 और ऐड कर दिए गए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज इंडिया के अंदर बनाए गए हैं अंडर द MAB के अंडर, बाय यूनेस्को ने बनाया है, ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज के अंदर बनाए गए हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। ओके बेटा, तो ये हमने क्या कहा, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया का क्या कहा है हमने, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया कहा है। क्लियर है सारे बच्चों को। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो सेक्रेड ग्रूव्स आते हैं बेटा, क्या आती है, सेक्रेड ग्रूव्स आती हैं। सेक्रेड का मतलब पूजनीय। काफी जगह ऐसी होती हैं जो मेनली जनजातियां जहां पे रहती हैं, जो ट्राइबल्स रहती हैं, हिमालय रीजन के अंदर रहती है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो ट्राइबल जनजातियां रहती है, अगर वहां पे जनजातियां वहां पे रह रही है, देखो हम नॉर्मल मैं आपको बात करूं सेकंड, जैसे हमारी तुलसी को हम पूजते हैं नहीं पूछते, तो कहते हैं तुलसी को भी नहीं तोड़ना, आज के दिन नहीं तोड़ना, ये ऐसे है, उसे हम कट भी नहीं कर सकते, सारी चीजें होती है इस तरह से, तो हमारे पूजने से हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही काफी लोगों के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा सेक्रेड होती है, पूजनीय होते हैं, वो ना खुद उनका नुकसान पहुंचाते हैं, ना दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो चीज क्या कहलाई जाती है, सेक्रेड। तो इस तरह से वो भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में हेल्प करती है। वही जो ट्राइबल जनजाति, सिक्किम के अंदर ऐसी काफी जगह होती है, एक लेक है जिसको कुछ भी ना एनिमल वहाँ पे कुछ भी बोटिंग कुछ भी अलाउड नहीं करने देते, क्योंकि उससे क्या होती है, उनकी पूजनीय, उसको पूजते जैसे हमारे गंगा में हम पूजनीय है, लेकिन हम उसका मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, अलग बात है। पर जो मेन जो आपने देखा ना ट्राइबल, आप फिल्मों वगैरह में देखते हुए, अपना कल्चर है उनका, अपना सब चीजें होती है, नहीं नुकसान पहुंचाने देती। तो मोस्टली जो ट्राइबल्स जनजातियां होती है वो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं अलग अलग जगह पे उनके, जिसके कारण क्या करते हैं बेटा, वो उन्हें
नष्ट नहीं होने देते, उसे हम क्या नाम देते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या कहा, इन सीटू कंजर्वेशन कहा, मतलब कंजर्वेशन एट द नेचुरल हैबिटेट, वो क्या कहलाई जाएगी, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाई जाएगी। इसमें हमने प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क, सेंचुरीज, देन बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेक्रेड ग्रोव्स। क्योंकि आपका एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं सेक्रेड ग्रोव्स इज द पार्ट ऑफ, तो आपका आंसर क्या होगा, इन सीटू, जहाँ पे रह रहे वहीं पर। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमारे पास आ जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट, अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के अलग जगह पे कंजर्व करना, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। और इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, ऑफ साइट कलेक्शन बोलते थे, इसे हम क्या कहेंगे, ऑफ साइट प्रोटेक्शन बोल देंगे। इसके अंदर जो ऑफ साइट प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं मेनली क्या क्या चीजें आती हैं, बॉटनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन आता है, जूलॉजिकल गार्डन आता है, इसे हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, जू कह देते हैं, और क्या होता है, आर्बोरेटा। ये भी इसके अंदर भी प्लांट, इन दोनों के अंदर ही प्लांट को किन्हें कंजर्व किया जाता है, प्लांट्स को, इन्हें भी किसको किया जाता है, प्लांट्स, और मेनली कौन सी को, हर्ब एंड श्रब को किया जाता है मोस्टली। आर्बोरेटा के अंदर क्या किया जाता है, हर्ब एंड श्रब को ज्यादा कंजर्व करते हैं, उन्हें कल्टीवेट भी वहां पे करेंगे। ठीक है, उनको कल्टीवेट भी करते हैं। यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन में कल्टीवेट नहीं किया जाता भाई, इसमें हर्ब श्रब ट्रीज जो भी है वो सारे बॉटनिकल गार्डन के अंदर। आपने कभी बॉटनिकल गार्डन देखा हो तो वहाँ पे क्या होता है, उस गार्डन के अंदर अलग अलग तरह के प्लांट्स, और उसके ऊपर ध्यान देना, कभी एक बड़ा सा बैनर लगा देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे प्लांट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, कि ये क्या है, इसका क्या है डिवीजन है, सारी चीजें उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। लेकिन आर्बोरेटा के अंदर कल्टीवेट, भाई हर्ब हम ले आए, भाई वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे उसको हमने कल्टीवेट कर दिया, उसे मतलब कि उगा दिया है, वहाँ पे उसकी देखभाल की है, फूल आते, सारी चीजों को वो करना, वो चीज क्या कहलाए जाएंगे, आर्बोरेटा। नेचुरल हैबिटेट से अदर हो गया है वो। जूलॉजिकल गार्डन में आप जू के अंदर जाते हो, एनिमल्स को देखने के लिए जाते हो, तो नहीं वहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वहाँ पे बाहर उनको खतरा है सरकार से, इस तरह से तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बेटा जू के अंदर, हालांकि दो काम हो जाते हैं, इनकम भी मिल जाती है देखने के लिए, पता है बेटा, टिकट लग जाती है, वहाँ पे देख आते हैं एनिमल्स को, और दूसरा उनका क्या हो जाता है, कंजर्वेशन भी हो जाता है। वहाँ पे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, टाइगर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट चलाए गए, नेशनल पार्क में भी इस तरह से उनको क्या करवाते हैं, ब्रीड करवाते हैं, उनकी जो नई जनरेशन आती है उनकी देखभाल की जाती है, तो इस तरह से उनका नंबर भी बढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ क्या हो गई, ऑफ साइट प्रोटेक्शन हो गई। इसमें बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, आर्बोरेटा आते हैं, जो किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर। सेकेंड अगर मैंने बात की तो जीन बैंक्स बताया था, कि जीन को स्टोर करना, ये सीड की फॉर्म में कर देते हैं, अलग अलग तरह के सीड्स ले आते हैं, सीधी सी बात है, सीड्स ले आए वहां से, प्लांट से, अब उन सीड को क्या करेंगे, स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, आप तभी सीड की अच्छी से क्या होती है, डॉर्मेंट कंडीशन के अंदर चले जाते हैं, फिर उन्हें जर्मिनेट करवाएंगे वहीं पर और उन्हें ग्रो करवा लेंगे। तो ये सीड कलेक्शन करवाई जाती है, सीड बैंक जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसे क्या करेंगे बेटा, उसे ले लेते हैं। ऐसे इसमें टिश्यू कल्चर आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, टिश्यू कल्चर। आपको पता है, अभी मैंने रिप्रोडक्शन में बताया था टिश्यू कल्चर, यहाँ पे एक छोटे से पार्ट से भाई उसे पता है वहाँ पे स्पीसीज खत्म होने वाली है, तो लैब के अंदर जाके कल्चरिंग करवाएंगे और वहाँ पे उसे ग्रो करवा देते हैं। तो वहाँ पे भी टिश्यू कल्चर भी किसके अंदर आता है, प्रोडक्शन के अंदर आता है। और एक सबसे ज्यादा आपको याद रखनी है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या याद रखनी है आपको, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, काफी ऐसी चीजें, मेनली इसमें भी हम सीड्स को या किसी भी पार्ट को, मोस्टली सीड्स वगैरह को, या किसी भी, जैसे अगर हम भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल की भी किसी चीज को स्टोर करना है, ब्रेन को किसी स्टोर करना अलग करते नहीं, इस तरह से एनिमल के अंदर मोस्टली डेड चीजें जो मर्द एकदम से खत्म हो चुकी होती हैं, या प्लांट में भाई जो मोस्टली सीड्स होते हैं उनको क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। जब रिक्वायरमेंट होती है स्टोर एक तरह से करना, तो क्या होते हैं, उनको निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देते हैं। भाई क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब खराब नहीं होगी कोई भी चीज। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन एट लोवेस्ट टेम्परेचर, या लोवेस्ट टेम्परेचर हम किसके ऊपर रखते हैं, ऑन लिक्विड नाइट्रोजन में,
किसके अंदर रखते हैं? इन लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। और सबको पता होगा लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। तो क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन अंडर -196 डिग्री सेल्सियस। इसे याद रखना, कोई भी चीज को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व। भाई हमने सीड बैंक को हमने बना तो दिया, सीड को कलर, जैसे ब्लड बैंक होता है भाई उसका B+ है, AB+ ब्लड ग्रुप है, उसको चाहिए हमें दे देते हैं। तो ऐसे सीड बैंक, इस वाला प्लांट का सीड, इस वाला प्लांट का सीड चाहिए, सारा का सारा रखा गया। लेकिन लॉन्ग टाइम तक हमें प्रिजर्व करना रखना है तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसे हम डाल देते हैं लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर। लिक्विड नाइट्रोजन में वहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल, कभी भी खराब नहीं होगा। व्हेन एवर रिक्वायर्ड होगा तो उसे हम क्या कर लेते हैं बेटा? निकाल लेंगे वहाँ पे। ओके, तो ये क्या करवाए जाते हैं? एक्सोसिएटिव कंजर्वेशन है अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट। इसे हमने क्या कहा? ऑफसाइट प्रोटेक्शन आ गया। और जीन बैंक, इसमें सीड बैंक, टिश्यू कल्चर एंड क्या आ जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाता है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी तरह का डाउट है तो जरूर बताना बेटा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमारी एनसीईआरटी बुक में बहुत 3-4 लाइन के अंदर ही खत्म कर दिया गया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इवन आपको दिनेश बुक वगैरह में भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रदीप की बुक में इन सिटू एक्सिटू कंजर्वेशन जरूर लिखा मिल जाएगा। आता है क्वेश्चन, तो मैंने इसके ऊपर आपको काफी चीजें बता दी है। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में हमने क्या कहा? भाई क्या होगा? हम रिवाइज करेंगे। वाइल्ड लाइफ मतलब प्लांट एंड एनिमल्स जिन्हें कल्टीवेट एंड डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता है, तो कहाँ पे रहती है? जंगलों में रहती है, वाइल्ड है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? वाइल्ड लाइफ। प्लांट्स को हम क्या कहेंगे बेटा? फ्लोरा। एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? फौना कहेंगे। वाइल्ड लाइफ जरूरी है, प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स भी यूजफुल होते हैं, और मेन होता है इकोसिस्टम बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो यहाँ पे IUCN ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, बट आज की तारीख में से वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहा जाता है। इन्होंने क्या जारी की बेटा? एक रेड डाटा बुक बनाई जिसके अंदर रेड लिस्ट जारी की गई। ये क्या है? कैटलॉग है, बुक्स है रेड लिस्ट के अंदर, अलग अलग सारा नाम सब चीजें लिखी हुई है उसके अंदर रेड लिस्ट के अंदर। और इसके अंदर कितनी कैटेगरीज की गई है? 8 कैटेगरीज की गई है। पहली कैटेगरीज क्या? एक्सटिंक्ट। दूसरी क्या? एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड। एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड। और तीसरी क्या है बेटा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड फोर्थ अगर मैं बात करूंगी तो क्या हो जाएगी? एंडेंजर्ड। फिफ्थ अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा? वल्नरेबल। थोड़ा जनरल याद कर रहे हैं क्योंकि थ्रेटन दे देते हैं बच्चा, हम सोचते हैं थ्रेटन इसी का है, नहीं, इसमें थ्रेटन को कहीं वर्ड यूज नहीं किया गया है। वल्नरेबल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लोअर रिस्क। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डाटा डेफिशिएंट, डाटा पूरे नहीं है उनके। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या है? नॉट एवेलुएटेड, कोई जानकारी प्रॉपर नहीं है उनके बारे में। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? एक्सटिंक्ट खत्म हो चुकी है, वाइल्ड में खत्म हो गई, बट डोमेस्टिकेटेड एरिया के अंदर मिल जाती है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड इमीडिएट फ्यूचर में कभी भी खत्म हो सकती है, नियर फ्यूचर में खत्म हो सकती है। वल्नरेबल मतलब कुछ कमिंग फ्यूचर्स के अंदर खत्म हो सकती है। लोअर रिस्क मतलब इसका रिस्क बहुत ही कम है, और डाटा डेफिशिएंट नहीं और इवैल्यूएट नहीं है। ये क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में? उसके बाद क्या किया गया? इनका कंजर्वेशन, दो तरह से कंजर्वेशन किया जाता है। एक हमने क्या कहा? इन सीटू कंजर्वेशन, ये स्मॉल में लिखते हैं मोस्टली, कहीं आपको बड़ी जगह पे भी ये मिल जाएगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू मैंने ये कहाँ पे करवाई जाती है? नेचुरल हैबिटेट पे कंजर्वेशन करवाई जाती है, और इन्हें क्या करवाया जाता है? अदर देन नेचुरल हैबिटेट। ठीक है ना, अदर देन नेचुरल हैबिटेट। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा? प्रोटेक्टेड एरियाज का। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? नेशनल पार्क आ जाएंगे, और क्या आ जाएगी? सेंचुरीज आ जाएगी। नेशनल पार्क अगर हम बात करेंगे तो प्रोहिबिटेड एरियाज है, ये बैंड एरियाज है, किसी चीज की परमिशन नहीं दी जाती। यहाँ परमिशन तो दी जाएगी, कल्टीवेशन की परमिशन दी जाती है, सेटलमेंट की भी परमिशन दे दी जाती है, ठीक है, बट विदाउट एनी हार्म टू वाइल्ड लाइफ। इंडिया में 105 नेशनल पार्क है, 553 सेंचुरीज है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया अंडर MABP, मैन एंड बायोस्फीयर में बनाए गए हैं, यूनेस्को ने वर्क किए हैं ये।
ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपर्पज है बेटा, क्या है ये, मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज है। 3 जोन बनाए गए हैं इसके अंदर वाला कोर है, बीच वाला बफर है और बाहर वाला ट्रांजिशन है। कोर कंप्लीटली प्रोहिबिशन एरिया है, इसके अंदर ओनली परमिशन टू गिव द एजुकेटर्स, रिसर्च के लिए परमिशन दी जाती है, एंड ट्रांजिशन में सेटलमेंट सबकी परमिशन बट विदाउट एनी हार्म टू वाइल्ड लाइफ। और फिर अगर हम बात करेंगे तो सेक्रेड ग्रूव्स है, जो पूजनीय जगह होती है, पूजनीय प्लेस है, पूजनीय प्लांट उनको नहीं काटने देते। जैसे कि खिजरेली विलेज के अंदर मैं आपको बताऊंगी अमृता देवी बिश्नोई, तो वहाँ खिजरी उनका सेक्रेड था, उनको काट रहे थे, उन्होंने उसको बचाने के लिए अपनी जान भी दी थी। तो इस तरह के सेक्रेड ग्रूव्स के अंदर आते हैं। ओके बेटा, और बायोस्फीयर रिजर्व एरिया अगर मैं बात करूँ आज की तारीख में 18 है, बट आपको बुक में 14 भी लिखे मिलेंगे। एक्सटेंसिव कंजर्वेशन अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट, अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट के सिवाय अलग दूसरी जगह पे है करवाना। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे ऑफसाइट प्रोटेक्शन के अंदर, तो इसमें हमने क्या बताया, बोटेनिकल गार्डन बताया बेटा, आर्बोरेटा बताया, आर्बोरेटा भी बोल देते हैं, और एक हमने क्या बताया, जूलॉजिकल गार्डन, जिसे हम क्या कह देते हैं, जू कह देते हैं। ठीक है, बॉटनिकल में हम हर तरह के प्लांट्स को रखते हैं नाम नेमिंग से, लेकिन यहाँ पे हम कल्टीवेट भी कर देते हैं इन्हें। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क हो गया, जीन बैंक हो गया, ठीक है, सीड बैंक भी उनके जीन को स्टोर कर लेते हैं, कभी हमें डालना पड़ा तो उसको हम कर सकते हैं, सीड बैंक हो गया। उसके बाद टिश्यू कल्चर भी इसके अंदर आ जाता है, और लास्ट में हमने क्या बताया, क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्व करना एट द लोएस्ट टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस से हम क्या नाम देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कहेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको याद हो गया होगा, अच्छे से सारी चीज़ें करनी है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कंसर्न कीजिए। थैंक यू।